हम्म। रिवाइज करके आए हैं सब। अच्छा, चलो देखते हैं कौन कितना रिवाइज करके आए हैं। लास्ट क्लास में क्यों नहीं आए थे सर? कहाँ गए हुए थे घूमने? अमृतसर, क्या बात है। अच्छा, तो हमने अभी तक क्या क्या बातें करी थी, कौन बताएगा? बताओ। अभी तो हमने सिर्फ सॉलिड्स डिस्कस करे थे, है ना? हाँ। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कितने थे टोटल? कौन बताएगा? पहले पहला रिया बताएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने 4 पढ़े थे। वो जो अभी आप बता रहे हो वो थी मैटर की डेफिनेशन की, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। कैरेक्टरिस्टिक क्या थे? ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। हम्म। ठीक है, थर्ड आरव बताएगा। ठीक है, फोर्थ। ठीक है, अटैच नहीं, अट्रैक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, तो ये रिवाइज करते चलो साथ साथ। और मैंने बताया था कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा इस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे, कि वो हमसे डायरेक्ट पूछ लेगा व्हाट इज मैटर, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये याद करके चलना है हमें। तो यहां तक हमने बात कर ली थी। इसके बाद हमने बात शुरू करी थी स्टेट्स ऑफ मैटर की। उसमें हमने क्या देखा था कि, हाँ, कि हमने पढ़ा है कि जो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े अभी तक, उनका यूज करके हमने 3 फिजिकल स्टेट्स बना ली मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और हमने बात शुरू करी थी सबसे पहले सॉलिड्स के बारे में, है ना? तो सॉलिड्स में हमने क्या देखा था? अभी जैसे हमने पढ़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। ठीक, तो पहला तो ये पॉइंट हो गया। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है तो क्या होगा कि पार्टिकल्स जो है वो बहुत एक दूसरे के साथ होंगे, बिल्कुल बिल्कुल चिपक कर होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो इसलिए हमने बोला था कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप फिक्स होती है और वॉल्यूम भी उनका फिक्स होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है उसमें। ठीक है, और फिर हमने उनकी बात शुरू करी थी प्रॉपर्टीज की। डेफिनेशन तो हमने देख ली थी उसकी, नोट भी कर ली थी लास्ट क्लास में, है ना? हाँ, तो हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स जो है अट्रैक्शन, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज में क्या है, मान लो मैंने कोई चीज पढ़ी, अब मुझे बस डेफिनेशन पता है। ठीक, बट डेफिनेशन से पूरा उसका बिहेवियर तो नहीं मैं बता सकता। यहां से तो मुझे एक चीज पता चली कि फोर्स अट्रैक्शन बहुत ज्यादा उसमें, बस। बट अगर मुझसे कोई और पूछ ले कि भाई सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट कैसे पता करेंगे, या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इन सब चीजें तो मैं डेफिनेशन से नहीं बता सकता। तो हमने डिफाइन करी उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या है जो मैंने अभी बताया, कि इनकी जो शेप होती है और वॉल्यूम होती है ये डेफिनेट होती है। डेफिनेट मतलब फिक्स, जो शेप है वैसी ही शेप रहेगी, जो वॉल्यूम है उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या था कि इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटी क्या होती है पता है किसी को? हाँ, एक तरीके से वही, कि मान लो मेरे पास ये रूम है, इसमें मान लो मुझे वो स्पंज वाली बॉल्स आती है ना, वो फिल करनी है इस रूम में। ठीक है, अब जितनी ज्यादा मैं बॉल्स फिल कर पाऊंगा, मतलब उतनी ज्यादा बॉल्स आ गई, तो उतना ज्यादा मास आ गया मेरे पास इस रूम में, क्योंकि हर एक बॉल का कुछ ना कुछ मास होगा। तो जितनी ज्यादा बॉल्स उतना ज्यादा मास। तो अगर मैं पूरे रूम को भर दूं तो क्या हो जाएगा, मास बहुत सारा हो जाएगा मेरे पास। तो मैं बोलूंगा कि ये जो रूम है ये बहुत डेंस हो गया, मतलब कि इतने से रूम में बहुत ज्यादा मास आ गया मेरे पास। तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जितना ज्यादा मास, उतनी ज्यादा हम बोल देंगे, उतनी ज्यादा डेंसिटी। ठीक, तो डेंसिटी जहां भी लगे, मतलब कि हैवीनेस, थिकनेस, भारीपन। ठीक है, तो सॉलिड्स की होती है बहुत ज्यादा डेंसिटी। क्यों होती है बहुत ज्यादा डेंसिटी? सोचो, क्या रीजन हो सकता है? हम्म। हाँ, ठीक सोच रहे हो। तो इससे क्या होता है अगर पार्टिकल्स क्लोजली पैक है तो? हाँ, तो क्या होगा कि मान लो मेरे पास एक ग्लास है, एक पानी वाला ग्लास, नॉर्मल ग्लास है मेरे पास, उसमें मुझे
कंटेनर्स को फिल करना। ठीक, तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले पानी डाला, कुछ वॉल्यूम उसकी फिल हो गई। दूसरा मैंने क्या करा, मैंने उसमें गैस डाल दी, कुछ वॉल्यूम फिल हो गई। फिर मैंने क्या करा, मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया, लकड़ी का टुकड़ा उठा के डाल दिया। ठीक, फिर मैंने तीनों ही केसेस में उसका वेट मेजर कर लिया कि पानी के ग्लास के साथ तीनों केसेस में वेट मेजर कर लेता हूं मैं। तो मैंने देखा कि जो थिकनेस है या हैवीनेस है वो वुडन ब्लॉक की सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल उसमें बहुत क्लोज है। ठीक, तो एक छोटी जगह में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत पास पास है। अब मान लो यही रूम है, अभी हम 9 लोग बैठे हैं यहाँ पे, मान लो एग्जांपल 9 लोग हैं। ठीक, मैंने कहा नहीं 3 लोग और आ जाएं, 12 हो गए, फिर मैंने 5 लोग और बुला लिए। ऐसे करते करते जितनी पॉसिबल कैपेसिटी थी पूरी भर दी। मतलब मेरे पास बस अपने खड़े होने की जगह है, इधर मेरे कोई है, इधर कोई है, इधर कोई है, हर जगह कोई ना कोई फैला हुआ है। तो क्या हो जाएगा, जो वेट है टोटल इस रूम में बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स एक साथ हैं दूसरे के। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां सॉलिड्स में, कि सिंस पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे के, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एक एरिया में वो बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए डेंसिटी भी सॉलिड्स की बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है ये पॉइंट? तो डेंसिटी ज्यादा इसलिए क्योंकि पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सॉलिड्स पोजेस रिजिडिटी। अब रिजिड वर्ड हमने इंग्लिश में सुना हुआ है पहले भी कि नहीं? रिजिड वर्ड है ना, सुना हुआ है। क्या होता है उसका मतलब? हाँ बिल्कुल, अड़ियल। मतलब कि जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है, उसको अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो वो बोलेगा नहीं मुझे चेंज नहीं होना। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहां पे कि सॉलिड्स की जो भी शेप है, जो भी बिहेवियर है, वो चाहते हैं कि मैं वही शेप अपनी मेंटेन करके रखूं, मैं शेप में चेंज ना लाऊं। ठीक, तो मान लो जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड है मेरे पास, इसका अपना एक शेप है अभी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मैं उसको ऐसे धक्का दे रहा हूं। मैंने अगर इसको ऐसे अंदर की तरफ धक्का दिया तो इसकी शेप चेंज होगी? नहीं होगी। या मैंने उठा के इसको ऐसे नीचे रख दिया, तो नीचे रखने पर इसकी शेप चेंज होगी? नहीं होगी। तो एक्सटर्नली मैं इस पर कोई भी फोर्स लगाऊं, इसको धक्का दूं, इसको नीचे रख दूं, कहीं कुछ भी कर दूं, पर इसकी शेप चेंज नहीं होगी। नहीं होगी ना? तो इसी प्रॉपर्टी को हमने बोल दिया रिजिडिटी। क्या? कि जब भी मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं तो सॉलिड अपनी शेप नहीं चेंज करेगा। इस प्रॉपर्टी को मैंने नाम दे दिया रिजिडिटी का, कि वो अड़ियल है, वो अपनी प्रॉपर्टीज या अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, इसीलिए रिजिड बन गया। तो मतलब सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप जब मैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट है सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एनी फर्दर। अब ये तो क्लियर है, मैंने बोल दिया कि जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, मतलब उनके बीच में जगह ही नहीं है। तो अगर मैं कंप्रेस करने की कोशिश करूं तो क्या होता है कंप्रेस करने पे, कि जो मान लो अगर दो है यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ एक पार्टिकल यहाँ, मैं कंप्रेस कर रहा हूं तो क्या होगा, पार्टिकल एक दूसरे के पास आते जाएंगे। बट यहां तो पहले ही बिल्कुल पास है, कंप्रेस करने की जगह ही नहीं है, पास आने की जगह ही नहीं है। तो इसीलिए सॉलिड्स को मैं कंप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि ऑलरेडी वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर होते हैं एक दूसरे के। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? हाँ कि ना? पक्का ना? ठीक है, नेक्स्ट, सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर्स कंप्लीटली। अब ये पॉइंट हम जब हम लिक्विड्स की बात करेंगे तब वहां ढंग से समझ आएगा, अभी बस ये याद कर लो। ठीक, 6 पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज लीस्ट। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने क्या बताया था, क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? वो तो रिलेशन हो गया, बट काइनेटिक एनर्जी बताती क्या है, वो क्या बताया था मैंने? फोर्स। हाँ, ये एग्जैक्ट वर्ड है, फोर्स से बेटर बोलो मूवमेंट। ठीक, तो मॉलिक्यूल्स जो भी मूवमेंट करते हैं, अब उस मूवमेंट के लिए उनको एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं है तो मूव करेगा ही नहीं, वो तो जैसे था रेस्ट पर वैसा ही रहेगा। बट अगर वो मूव कर रहा है मतलब उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो इस एनर्जी को हमने नाम दे दिया था काइनेटिक एनर्जी का। क्लियर है? रिपीट करो सब, क्या थी काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी एसोसिएटेड विद मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब यहां पे उसने बोला है कि सॉलिड्स की सबसे कम होती है काइनेटिक एनर्जी, है ना? क्यों, क्या रीजन हो सकता है?
तो जो भी रीजन है वो उसी में से है जो हमने पढ़ा हुआ है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। तो जो हमने पढ़ा है उसको हम याद रखेंगे ताकि जो आगे हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ आता रहे साथ साथ। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी कम है सबसे, क्यों? क्योंकि कंटेनर्स में पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत क्लोज है एक दूसरे के, अब इतना क्लोज है कि मूवमेंट कर ही नहीं सकते। मूवमेंट नहीं कर सकते तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है उनके पास। क्लियर है? लास्ट पॉइंट है सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। सिंपल है, ये तो पता ही हम सबको। अगर मैं सॉलिड है कोई भी, उसको रख दूं, वो बह जाएगा? नहीं बहेगा, कुछ नहीं करेगा वो। तो इसीलिए सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी सारी की सारी क्लियर है सॉलिड्स की। एक बारी सब फिर से रिपीट करो, देख के। ये क्यों था? शेप के लिए हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पाते, वॉल्यूम के लिए हम बोलेंगे कि स्पेस बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाई डेंसिटी। ये क्यों थी? डेंसिटी क्यों हाई थी? हाँ, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत क्लोज है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे पार्टिकल्स फिल कर सकता हूं, इसीलिए मास उतना बढ़ जाता है, तो डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। थर्ड पॉइंट रिजिडिटी। अभी हम सबको पता है कि जब भी अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा सॉलिड पे, वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एनी फर्दर। ये भी मैंने बताया था क्यों होता है। हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए हैं और जगह ही नहीं है उनके बीच, तो कंप्रेस मैं कर ही नहीं सकता उसे। लास्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी, वो भी सेम रीजन कि मूवमेंट की जगह ही नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं उनके पास। और फिर सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। क्लियर है पॉइंट सारे? नोट कर लो। ठीक है ना? तो जो भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की, वो सारी जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं वहीं से निकल कर आएंगी। ठीक है। प्रॉपर्टीज नोट करने के बाद ये वाला डायग्राम भी बना लेना ताकि याद रहे स्पेसिंग कैसी होती है उनमें।
स्कूल में क्लासेस शुरू हो गई हैं सबकी? अभी नहीं? कब से शुरू है? 1 अप्रैल से? 3 अप्रैल? 3 से? वेंसडे से? ठंड लग रही है या ठीक है पक्का? रिजल्ट आ गए सबके? घर वाले खुश हैं रिजल्ट से? हैं? बस फिर और क्या चाहिए? तुम लोग खुश हो अपने रिजल्ट से? अच्छा, घर वाले खुश हैं तो तुम लोग तो खुश ही होगे फिर। डू नॉट फिल देयर कंटेनर्स कंप्लीटली, ये अभी हम जब लिक्विड्स की बात करेंगे वहां मैं समझाऊंगा। तो इन तीनों ने तो फर्स्ट क्लास में मुझे बताया था इनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तीनों का मैथ्स था, है ना? तुम लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? साइंस। आपका? आपका भी मैथ्स? अच्छा। एसएसटी? तो ज्यादा मैथ्स वाले हैं? पहली बार ही देख रहा हूँ मैं कि ज्यादा बच्चे मैथ्स को पसंद कर रहे हैं। बना लिया सबने? करें कंटिन्यू? ठीक है। अब मैंने सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज की बात कर ली और मैंने देखा काफी हद तक सॉलिड्स की ये प्रॉपर्टीज हैं, बट कुछ कुछ बिहेवियर्स डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड्स के अलग आ रहे थे। जैसे मैंने रिजिडिटी की बात करी तो कुछ थे रिजिड, कुछ नहीं थे रिजिड। मैंने फिर जैसे डेफिनेट शेप की बात करी तो कुछ कुछ में जब मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा था तो शेप चेंज हो रही थी। ठीक है? तो मैंने ये देखा कि ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ सॉलिड्स की सेम प्रॉपर्टीज हैं, बट कुछ कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जिनकी थोड़ी चेंज हो जाती हैं प्रॉपर्टीज। तो उसके बेसिस पे मैंने सॉलिड्स को क्लासिफाई कर दिया। ठीक है? अभी वैसे तो ये ऑफिशियली सिलेबस में नहीं है, बट समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली देके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है? तो मैंने बेसिकली 3 टाइप के सॉलिड्स बना लिए, रिजिड, इलास्टिक और प्लास्टिक। अब जैसे नाम ही बता रहे हैं ये रिजिड, तो क्या होगा ये? अड़ियल। तो अड़ियल अभी मैंने बताया था क्या करता है, शेप में। ठीक है? तो रिजिड सॉलिड्स तो वो हो गए कि जो अपनी शेप नहीं चेंज करेंगे जब मैं एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करूंगा। ठीक? तो इसका एग्जांपल हमें पता है, बिल्डिंग हो गई, गाड़ियां हो गई, इन पे जाकर मैं धक्का मारूं बिल्डिंग को जाके या गाड़ी को, कुछ होगा उसमें? कोई शेप चेंज नहीं होगी उसकी। ठीक? नेक्स्ट आते हैं इलास्टिक। अब इलास्टिक, इलास्टिक क्या होता है ना? तो उसको खींचो वो स्ट्रेच हो जाता है, छोड़ने पर वापस उस शेप में आ जाता है। तो मैंने क्या देखा कि जब मैं कुछ सॉलिड्स पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो उनकी शेप में चेंज आ रहा है, और जैसे ही मैं फोर्स हटा दूं, मान लो जैसे मैं हथौड़ा मार रहा हूं तो शेप में कुछ चेंज आया, जैसे ही मैंने हथौड़ा मारना छोड़ दिया तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। ठीक? कोई भी सॉलिड है, सॉलिड है, उस पर मैंने हथौड़ा मारा, उसकी शेप कुछ चेंज हो गई, फिर जैसे ही मैंने हथौड़ा मारना बंद करा तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया।
हाँ तो वो भी आएगा, वो भी एक टाइप का सॉलिड है, उसको भी हम पढ़ेंगे। बट इलास्टिक का मतलब ये है कि जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं शेप चेंज होगी, जैसे ही मैं फोर्स हटा दूंगा वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब है ये है इलास्टिक सॉलिड। अब इसका सबसे कॉमन एग्जांपल क्या होता है, जैसे जो अभी आप लोगों ने बताया रबर बैंड हो गया, है ना। लास्ट है प्लास्टिक। अब यहां पर वो सॉलिड है क्या, कि जिसकी फोर्स अप्लाई करने पर शेप चेंज हो रही है, और जो शेप चेंज हो रही है वो वापस ओरिजिनल में नहीं जाएगी। तो यहां पे वो एग्जांपल आएगा लकड़ी तोड़ने का, कि लकड़ी तोड़ी हथौड़ा मार के, और जैसे ही मैंने हथौड़ा मारना बंद कर दिया, ऐसा तो नहीं होता कि लकड़ी वापस से जुड़ जाती है, वो टूट गई तो वो टूट गई, शेप चेंज हो गई। तो इस टाइप ऑफ सॉलिड को हमने नाम दे दिया प्लास्टिक सॉलिड का। तो सॉलिड हमारे तीन टाइप के बन गए, रिजिड जो अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी वो वाले, कि शेप चेंज नहीं करेंगे। इलास्टिक वो जो शेप चेंज करेंगे बट फोर्स हटाई तो क्या हो जाएगा, ठीक। और तीसरा था प्लास्टिक, ये क्या करेंगे जब फोर्स हटा दी तो। क्लियर है तीनों टाइप के, तो ये तीनों टाइप हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वो पूछ लेगा। वो क्या करके पूछेगा कि स्पंज जो है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत कॉमन पूछा जाता है स्कूल्स में, कि स्पंज सॉलिड होता है बट उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो क्यों, कैसे। तो यहां पे हम इलास्टिक सॉलिड की बात करेंगे, कि वो ऐसा सॉलिड है जो शेप चेंज तो करवा लेता है बट वापस अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हेडिंग देख के ये तीनों नोट कर लो एग्जाम्पल्स के साथ। ये टाइप्स हो गए। हम्म, क्योंकि यहां पे जो हम एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ वाली फोर्स की बात कर रहे हैं। अब एक्सीडेंट जब होता है तब तो बहुत तेजी से वो टकराते हैं और वो सब होता है, तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में उतना फोर्स तो नहीं लगता उन्हें। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में मैं क्या फोर्स ला सकता हूँ, धक्का दे सकता हूँ, है ना, या उसको मुक्का मार सकता हूँ, लात मार सकता हूँ, इस टाइप का ही कुछ कर सकता हूँ। रोज तो मैं जाके एक्सीडेंट नहीं करवा सकता गाड़ी का, है ना। तो यहाँ पे जो हम फोर्स की बात कर रहे हैं वो नॉर्मल एक फोर्स की बात कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे।
तो क्या करते हो आजकल घर पे? कुछ नहीं, टीवी देखते हो? क्या देखते हो टीवी में? गेमिंग वीडियोस किसकी? मिस्टर बीस्ट, क्या बात है। तो मतलब यूट्यूब वगैरह ज़्यादा करते हो? खुद भी गेमिंग करते हो या देखते हो सिर्फ वीडियोस? कौन सी गेम्स खेलते हो? GTA 5 खेलते हो? हो गया, ठीक है। डन, ठीक है। तो जिनमें तुम क्या करते हो आजकल भाई दिन में? हैं? कौन सी लैंग्वेज में कोडिंग करते हो? पाइथन, क्या बात है यार। कौन सी, मतलब क्या पाइथन पे गेम्स बनाते हो? हम्म। स्क्रैच में? तो उसमें C# वगैरह नहीं यूज करते गेम्स बनाने के लिए? तो मतलब इसी में इंटरेस्ट है, गेम्स वगैरह डिजाइन करने और उस सब में? क्या हो गया आरव, मन नहीं लग रहा? नींद आ रही है? नहीं? लिख लिया सबने? क्लियर है ये तीनों टाइप्स? तो नेक्स्ट आता है हमारा लिक्विड। तो अब लिक्विड्स में क्या होना चाहिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है, सॉलिड जितनी उससे कम, उससे ज्यादा? कम क्यों? और ये कैसे पता हमें? नहीं तो उससे मुझे कैसे पता कि उसके पार्टिकल्स में गैप है? हाँ, ये हमने एक्सपेरिमेंट करा था फर्स्ट क्लास में, अगर याद हो तो। हमने जब शुगर या सॉल्ट को डिसॉल्व करा था वाटर में, तो उसमें हमें क्या पता चला था कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनमें गैप होता है। तो वहां पे जो भी शुगर या सॉल्ट है वो जाके फिक्स हो जाता है और तभी वो डिसॉल्व हो जाता है। इसीलिए क्या है, पार्टिकल्स में गैप, और गैप है तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। ठीक। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया लिक्विड्स के लिए। क्या? कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम है ना? तो फर्स्ट पॉइंट तो यही होगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है, और उस वजह से क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। क्लियर है लिक्विड का? तो यहां पे जब हम सॉलिड से लिक्विड कंपेयर करेंगे तो पहला पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है जिसकी वजह से गैप ज्यादा आ जाता है। अब जैसे हमने एक्सपेरिमेंट करा था, उसमें हमने क्या करा था कि मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें पानी डाल दिया और फिर मैंने उसमें चीनी डाली। चीनी डाल दी तो चीनी नीचे जाके बैठ गई। फिर मैंने चम्मच से उसको स्टर करा। फिर तो मैं क्या देखता हूं कि जो शुगर है वो डिसॉल्व हो जाता है पानी में। तो वो कैसे डिसॉल्व होता है? उसमें मैंने देखा था कि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, अब ये हैं मेरे शुगर के पार्टिकल्स। ठीक। और मैंने इसमें चीनी डाल दी, तो चीनी यहां कहीं आके नीचे ऐसे सेटल्ड है। फिर मैंने, हाँ सॉरी, ये वाटर के पार्टिकल्स और ये शुगर में, तो इसको मैंने चम्मच डाल के स्टर कर दिया। तो उसके बाद मैं क्या देखता हूं कि जो शुगर है ये गायब हो जाती है ना? गायब हो जाती है, दिखती नहीं है मुझे उसमें। तो कैसे होता है कि जो भी मेरे शुगर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके ऐसे सेटल कर जाते हैं। तो उससे मैं बोलता हूं कि शुगर डिसॉल्व हो गई है वाटर के पार्टिकल्स में। तो यहां से मुझे पता चला कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप है, तभी तो शुगर का पार्टिकल फिक्स हो रहा है वहां जाके। क्लियर है? तो इसीलिए गैप पॉइंट यहां से आया। और अगर गैप है
तो मतलब मैं उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहा हूं, तभी तो कुछ डिस्टेंस है। अगर मैं सॉलिड जितना लगा रहा होता तो वो तो फिर एक दूसरे से चिपक जाते आके, बट उतना तो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई कम। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। तो हाँ, नहीं 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 नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो अभी मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि जो पार्टिकल्स है मेरे, भले ही वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, पार्टिकल्स तो तीनों के होंगे, है ना। अब इनके पार्टिकल्स एक दूसरे को कितनी स्ट्रेंथ से खींचते हैं आपस में। मान लो अगर तुम वहां बैठे हो, मैं यहां हूं, हमारे बीच में रस्सी है, अब रस्सी से तुम मुझे खींच रही हो, मैं तुम्हें खींच रहा हूं, तो मैं जितनी ज्यादा जान से खींचूंगा उतना तुम मेरे पास आते जाओगे, है ना। तो वो ही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपने पास खींचता है। ये हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ से मैं खींचूंगा ये पार्टिकल मेरे उतना पास आता जाएगा, है ना। तो अगर ये पूरा ही चिपक जाएगा तो मैं बोल दूंगा कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बट अगर कुछ डिस्टेंस है तो क्या हो गया कि इस सिनेरियो के कंपैरिजन में यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई कम, क्योंकि तभी तो वो चिपका नहीं मेरे से। तो इसीलिए मैंने बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। क्लियर है? तो स्पेस है इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई। ठीक है, तो क्लियर है। लिक्विड्स कैसे डिफाइन करेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है जिस वजह से पार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ठीक, तो चलिए इसकी भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फर्स्ट, लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मैंने कैसे समझा था, कैसे देखेंगे? बेसिकली क्या है, अगर मैंने 1 लीटर पानी लिया, उसको मैंने भले ही जग में रख दिया, मग में रख दिया या पतीले में डाल दिया, रहेगा तो वो 1 लीटर ही। ये तो है नहीं 1 का 1.5 हो जाएगा या 1 का 500 ml बन जाएगा, 1 लीटर ही रहेगा वो, है ना। तो इसीलिए लिक्विड्स की वॉल्यूम होती है फिक्स। डेफिनेट या फिक्स कुछ भी बोल सकते हो, बट उनकी शेप फिक्स होती है, लिक्विड्स की नहीं होती है। तो इसीलिए लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। तो क्या होता है, मान लो मैंने पानी लिया 1 लीटर, जैसा भी बोला, एक सिनेरियो में मैंने ग्लास में डाल दिया, एक में पतीले में डाल दिया, एक में मैंने किसी मग में डाल दिया। तो तीनों केसेस में क्या होगा, अगर पतीले में डाला तो पतीले की शेप ले लेगा, ग्लास में डालूंगा ग्लास की शेप ले लेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन जो भी कंटेनर है, लिक्विड उसकी शेप ले लेगा। ठीक, तो इसीलिए उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, वो शेप किसकी लेते हैं, कंटेनर की। क्लियर है? तो ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप। अब ये तो हमें पता है कि लिक्विड्स फ्लो करते हैं। पानी को अगर मैं रख दूं टेबल पे तो क्या होगा, वो फ्लो करने लग जाएगा वो पूरे टेबल पे, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो लिक्विड्स हैं वो फ्लो करते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दे दिया फ्लूइडिटी का। कोई भी ऐसा पार्टिकल जो फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। क्लियर है? तो फ्लूइड क्या हुआ, कौन सा पार्टिकल होता है फ्लूइड, और इस प्रॉपर्टी का नाम। क्लियर है? और लिक्विड्स लेस डेंस होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स। क्यों? लिक्विड्स की डेंसिटी कम क्यों होती है सॉलिड से? उससे क्या होगा, हम्म क्या कम ज्यादा आएगा? नहीं, पानी के क्या पार्टिकल्स, है ना। तो ये क्लियरली बोला करो, चीजें हमें पता होती हैं बट हम क्या करते हैं, हम क्लियरली नहीं बोलते, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाले को पता होगा, और उस चक्कर में हमारे पेपर में मार्क्स रह जाते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज पता है उसको पूरी डिटेल में बताओ, ऐसे लिखो सामने वाले के लिए कि उसको लगे कि हाँ इसको तो मेरे से भी ज्यादा आता है। ये इंप्रेशन छोड़ो, ये मत रखो कि इसको आधी अधूरी नॉलेज है। उससे क्या है, तुम पूरा पढ़ के गए, अच्छे से तुमने पढ़ाई करी, मेहनत करी, बट वहां तुम ढंग से नहीं लिख के आए तो नंबर नहीं मिले।
है ना। तो ये फिर अच्छा नहीं लगता है, स्टूडेंट को भी अच्छा नहीं लगता, घर वालों को भी अच्छा नहीं लगता कि यार इतनी मेहनत करी बच्चे ने फिर भी नंबर नहीं है ना। तो पूरा लास्ट डिटेल तक एक्सप्लेन करो। तो क्या कॉन्सेप्ट है कि यहां पे पार्टिकल्स में डिस्टेंस है, तो क्या होगा कि इस रूम में जैसे मैंने बॉल्स भरी, मैं पानी भरता, पानी मैंने पूरा ऊपर तक भर दिया, फिर मैंने देखा कि जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो कम है एज कंपेयर टू जो बॉल के पार्टिकल्स थे। तो क्या हो गया कि पार्टिकल्स कम आए, तो उस वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए तो जो थिकनेस थी या जो भारीपन था उनका वो कम हो जाएगा, तो इसीलिए डेंसिटी भी कम हो जाएगी। क्लियर है? हाँ ठीक है ना, पार्टिकल्स बोलो मॉलिक्यूल्स बोलो एक ही बात है। तो इसीलिए पार्टिकल्स कम आ रहे हैं तो इसीलिए डेंसिटी भी कम है। नेक्स्ट है दे कैन बी कंप्रेस्ड टू स्मॉल एक्सटेंट। क्यों भाई कंप्रेस क्यों कर सकते हैं इन्हें? अभी सॉलिड्स, हाँ बताओ। हम्म हम्म क्लियर है, समझ आया? पक्का है सबको समझ है? तो क्या रीजन है, पार्टिकल्स में स्पेस है इसीलिए मैं थोड़ा कंप्रेस उनको कर सकता हूं। हाँ, पानी को कैसे दबाएंगे? हाइड्रोलिक प्रेस पता है क्या होती है? उसमें क्या होता है, क्या होता है हाइड्रोलिक प्रेस में? तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो पानी रखा मैंने, एक कंटेनर में पानी रख दिया और उसको मैं ऐसे कंप्रेस कर रहा हूं, तो उसमें क्या होता है, कंप्रेस से मेरा मतलब है कि प्रेशर लगाना, प्रेशर लगा रहा हूं मैं उस पर कंप्रेस करने के लिए। तो क्या होता है, जितना मैं ज्यादा प्रेशर लगाता हूं तो उतने पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आते हैं, है ना। और अगर मैं ज्यादा प्रेशर लगाता हूं तो वो पार्टिकल्स की स्टेट चेंज हो जाती है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे जब हम देखेंगे कि सॉलिड से लिक्विड या गैस में कैसे जाना है, उसमें हम देखेंगे कि प्रेशर से मैं कैसे चेंज कर सकता हूं। बट क्या होता है, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि कंप्रेशन में या प्रेशर लगाने से क्या होंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आते जाएंगे। तो मान लो पहले वॉल्यूम थी मेरे पास 1 लीटर पानी की, उसको मैंने थोड़ा कंप्रेस करा तो पार्टिकल्स पास आ गए, तो वॉल्यूम अब वो मेरी हो गई 800 ml, 900 ml ऐसे, क्योंकि पार्टिकल्स पास आ गए तो वॉल्यूम उनकी कम हो गई, वो ज्यादा डेंस हो गए। ठीक, और अगर ज्यादा मैं कर दूंगा तो उसकी फिर स्टेट ही चेंज हो जाएगी। वो कैसे होगी वो हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे हम। फिर लिक्विड्स पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन पता है? नहीं, वो तो डिसअपियर हो गया। नहीं, मिक्सिंग को तो नहीं बोलेंगे डिफ्यूजन, मिक्सिंग तो नहीं। सोचो सोचो, कुछ तो आइडिया। नहीं, सेपरेट भी नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? डिफ्यूजन का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास दो सोल्यूशन है, दोनों पानी है, एक गिलास में, एक में मैंने डाल दिया 20 ग्राम शुगर, एक में मैंने डाल दिया 10 ग्राम शुगर। तो ज्यादा शुगर किस में? सोल्यूशन ए में, और कम है सोल्यूशन बी में। फिर मैंने क्या करा, इन दोनों सोल्यूशन को एक दूसरे के पास रख दिया, एक बड़ा पतीला लिया उसके बीच में एक पार्टीशन कर दिया, और एक पार्ट में सोल्यूशन ए रख दिया, दूसरे में सोल्यूशन बी डाल दिया। ठीक, तो फिर नहीं अभी नहीं, अभी पार्टीशन है बीच में। फिर मैंने क्या करा, जो पार्टीशन है उसके बीच में मैंने स्मॉल स्मॉल होल्स कर दिए, मतलब कि जगह छोड़ दी आपस में इंटरमिक्स होने के लिए। तो उसमें मैंने देखा कि वो सोल्यूशन जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, मतलब जिसमें सोल्यूशन में शुगर का अमाउंट ज्यादा था, वहां से पार्टिकल्स मूव करके कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे। क्या? ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले पार्टिकल्स मूव करके कम कॉन्सेंट्रेशन वाले की तरफ जा रहे? नहीं जा रहे। ये मैंने ऑब्जर्व करा, इस प्रॉपर्टी को मैंने नाम दे दिया डिफ्यूजन का,
कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से जब मैं लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाऊंगा, उस प्रॉपर्टी को मैंने नाम दे दिया डिफ्यूजन का। क्लियर है? सब रिपीट करो, क्या होता है डिफ्यूजन? ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो लिक्विड्स ये डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो पहले हेडिंग देके डिफ्यूजन लिख लो। डिफ्यूजन होता क्या है? लिखो डिफ्यूजन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, तो जब भी ऐसे दो लिक्विड्स रखोगे जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो मूव करेगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6। अब 7 क्या है? कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड स्टेट इज मोर देन इन सॉलिड्स। क्या हो सकता है इसका रीजन? क्यों है इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा? लिक्विड्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। मूवमेंट क्यों ज्यादा है? ठीक, क्लियर है? पक्का? तो काइनेटिक एनर्जी थी मूवमेंट से रिलेटेड, तो अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है मतलब मूवमेंट ज्यादा है। और मूवमेंट ज्यादा क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स? तो लिक्विड्स को डिफाइन करने के लिए पहले तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे, फिर बोलेंगे कि पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा स्पेस होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ठीक, अब इसको भी नोट कर लो फिर, डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज। और फिर ये वाला डायग्राम बना लेना। हाँ हाँ, सारी प्रॉपर्टीज नोट कर लो, फिर ये ब्लू वाला डायग्राम बना लेना साथ में।
डायग्राम भी बना लिया ना सबने साथ में? ठीक है, क्लियर है लिक्विड्स? तो लास्ट आता है हमारा गैसेस। अब इसमें क्या होना चाहिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कम ज्यादा, सबसे कम, सबसे ज्यादा। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड्स में होगा और सबसे कम गैसेस में होगा। ठीक है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मतलब पार्टिकल्स पास पास है या दूर दूर है? लिक्विड से ज्यादा दूर या उससे कम दूर? ज्यादा होंगे क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड से भी कम है। तो पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड्स। तो गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम और पार्टिकल डिस्टेंस सबसे ज्यादा। ठीक है, तो गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट होती है, मतलब ना के बराबर। और इस वजह से जो स्पेस है वो इतना ज्यादा होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री होते हैं कहीं भी घूमने के लिए। मान लो इस रूम में एयर है। एयर क्या है? गैस है। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इस पॉइंट पे एयर है, उस पॉइंट पे नहीं है, या सिर्फ यहां एयर है उधर शीशे के पास नहीं है, हर जगह एयर है। तो क्या होता है कि गैसेस जो हैं इतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि ये पूरे एरिया में हर जगह घूम सकते हैं आराम से बिना किसी रोक टोक के। इतना कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसमें। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है, नेग्लेजिबल होता है। मिक्स कैसे, मतलब समझा नहीं मैं। नहीं, गैस में दूसरी गैस मिक्स कर सकते हैं बट लिक्विड या सॉलिड वैसा कुछ वो नहीं कर पाते हम इससे। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टीज। तो क्या लगता है, लिक्विड्स की तरह इसकी शेप भी फिक्स नहीं होती, इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है नहीं होती है? क्यों नहीं होती वॉल्यूम फिक्स? हम्म, ठीक है। और क्या? पार्टिकल्स में स्पेसिंग ज्यादा होती है, अब उस वजह से क्या होता है? एक नेक्स्ट स्टेप उससे आगे जाओ। हाँ। हम्म,
वही बात होगी ना कि पार्टिकल्स में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वो फ्री टू मूव होते हैं, इसीलिए वॉल्यूम फिक्स नहीं होती। तो कहीं भी मूव करते हैं तो वॉल्यूम कॉन्टिन्यूसली मेरी चेंज होती रहती है। तो सॉलिड्स में ना ही शेप ना ही वॉल्यूम, कुछ भी फिक्स नहीं होता। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट, गैसेस हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी एंड लीस्ट रिजिडिटी। तो फ्लूइडिटी मैंने क्या बोला था? तो फ्लो तो कहीं भी कर जाती है गैस, ऐसा तो है नहीं कि जहां रखूंगा वहीं रहेंगी, वो तो पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगी। और रिजिडिटी क्या था? मतलब कि शेप चेंज नहीं करेगा। तो गैसेस की तो शेप ही फिक्स नहीं होती, वो तो हर टाइम अपनी शेप ही बदल रहा होता है। तो इसीलिए मैक्सिमम फ्लूइडिटी और लीस्ट रिजिडिटी। क्लियर है? नेक्स्ट है गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। क्यों होते हैं हाईली कंप्रेसिबल? तो इसीलिए मैं उनको कंप्रेस करके उतना ही पास ला सकता हूं। ठीक है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन गैसियस स्टेट इज क्वाइट हाई। अगेन, पार्टिकल्स फ्री टू मूव है तो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और मैंने बताया था कि मूवमेंट से एसोसिएटेड कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई उनकी। नेक्स्ट है गैसेस एक्सर्ट प्रेशर एंड गैसेस डिफ्यूज वेरी रैपिडली। अभी मैंने बताया डिफ्यूजन क्या होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाना, तो गैसेस भी डिफ्यूजन शो करती हैं। ठीक है? मतलब कि मान लो एयर है, अभी जैसे ग्राउंड लेवल का एयर है, इसमें ऑक्सीजन है 20%। अब जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं पहाड़ों पे तो क्या होता है? ऑक्सीजन कम होता जाता है। तो क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऊपर हो गई कम, और यहां है ज्यादा। तो अगर मैं इन दोनों गैसेस को आसपास रखूंगा तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट हो जाएगी मेरी। हाँ, मतलब अपने आप नहीं जाएगी अगर मैं उनको आसपास रखूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत डिफरेंस होता है ना उनके बीच में, इतना तो ऑटोमेटिकली खुद नहीं जा सकता वो। तो अगर मैंने वहां की गैस इकट्ठा कर ली और यहाँ की गैस इकट्ठा करके उन दोनों को मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया, तो उस केस में हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन वो मूव करेगा। ठीक है? तो इसकी गैस की प्रॉपर्टीज क्लियर है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं सॉलिड या लिक्विड या गैस की, वो सब कहां से आई हैं? जो हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे वहां से, उन्हीं को हमने बेसिस बना के इसकी सारी प्रॉपर्टीज लिखी हैं। क्लियर है? नोट कर लो, मतलब ना के बराबर। हाँ, जो भी फोर्स सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बीच में लगेगा वो कोहेजन बोली जाएगी। तो कोहेजन का एक टाइप हो जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।